फिल्म की स्टार्टिंग एक वर्कशॉप से होती है जहां एक अनजान व्यक्ति तेज चाकू बना रहा होता है। वह बार बार मशीन से उसे घिसता है और चाकू को तेज करता है। आखिर में चाकू तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ वाटर पार्क में एक कपल सीढ़ियों के पास छिपकर रोमांस कर रहे होते हैं। जब वे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं तभी उन्हें दूर से कोई अजीब आवाज़ सुनाई देती है। लड़की इस आवाज़ से डर जाती है लेकिन लड़का कहता है कि चलो किसी और जगह चलते हैं जहां हम आराम से बात कर सकेंगे। फिर दोनों सीढ़ियां चढ़ते हैं लेकिन तभी वही व्यक्ति आ जाता है जो पहले चाकू बना रहा था। अब उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। लड़का उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा चाकू देखता है तो घबरा जाता है और डर से कुछ नहीं बोल पाता और पीछे हटते हुए गिर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे उस अजनबी से अपनी जान बख्शने को कहती है लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और चाकू से उस पर हमला कर देता है। फिर कुछ समय बाद लड़की के शरीर के टुकड़े नीचे गिरते हैं और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर जा गिरते हैं। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड डर से बेहोश हो जाता है। ये सब घटना वेट वैली वाटर पार्क में होती है। ये पार्क पहले से ही बदनाम होता है लेकिन फिर भी वैली हिल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं ताकि अपना ग्रेजुएशन पूरा होने की पार्टी मना सकें। फिर कुछ घंटों बाद एक बस और कुछ कारें स्टूडेंट्स को लेकर पार्क में पहुंचती हैं। वे सब ग्रेजुएशन का जश्न मनाने आए हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक जोश है जो ब्लेड नाम के एक रॉक बैंड का गिटारिस्ट होता है। उसके साथ उसके दोस्त चैद और स्लिम भी वैन से आते हैं लेकिन वे अपने संगीत के सामान को पार्क में ले जाएं इससे पहले ही एक और स्टूडेंट फील उन्हें तंग करने लगता है जिसे देख चैद जोश की मदद के लिए आगे आता है लेकिन फील अपने बाकी दोस्तों को भी इनका मजाक बनाने के लिए बुला लेता है। फिर सब मिलकर जोश के बैंड का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं लेकिन तभी स्कूल कमेटी की हेड एलिस आती है। वह फील को डांटती हैं और कहती हैं कि वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। इससे फील सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। फिर एलिस सभी छात्रों से कहती हैं कि वे एक बड़ी और शानदार पार्टी मनाएंगे। एलिस की यह बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मस्ती करने निकल पड़ते हैं। वे लोग स्विमिंग करते हैं, पार्टी करते हैं। उधर जोश ब्लेड क्लब के एक स्टेज की तरफ जाता है और शो के लिए अपने म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर लगाना शुरू करता है। तभी पार्क का एक गार्ड आता है और अपना नाम कौन बताता है। वह बैंड को बिजली के तार देता है ताकि वे अपने सिस्टम को जोड़ सके लेकिन साथ ही वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे नया इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ना बजाए क्योंकि उसे वह म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। जोश उसे समझाता है कि उनका बैंड 80 के दशक का क्लासिक रॉक म्यूजिक बजाता है। ये सुनकर कॉनराड खुश हो जाता है। फिर वह बात करते हुए बताता है कि जब ये पार्क 1980 के दशक में खुला था तब से ही वह यहाँ काम कर रहा है। उस समय वेट वैली इस इलाके का सबसे मशहूर वाटर पार्क था लेकिन बाद में यहाँ कुछ हादसे हुए जिससे इस पार्क की बदनामी हुई और लोग इस पार्क में आना छोड़ने लगे। फिर कॉनराड इन्हें बताता है कि वे बस कुछ बड़े हादसे थे, कोई बड़ा अपराध नहीं जैसा कि लोग अफवाहें फैलाते हैं। इसके बाद वह जोश और उसके दोस्तों को सावधान रहने की सलाह देता है और कहता है कि अगर उन्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए तो वह पास ही रहेगा। इसी दौरान पार्क के एक और हिस्से में साइड की एक सदस्य प्रिसिला सभी स्टूडेंट्स को एक गेम देती है जो एक कार धोने की चुनौती होती है। इसमें लड़कियों को पार्क में खड़ी कारों को साफ करना होता है जिसे जीतने पर इन्हें कुछ बड़ा इनाम मिलेगा। अब गर्ल्स को इनाम में दिलचस्पी होती है इसलिए वे बारी बारी से कार धोना शुरू कर देती हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद पार्क का एक कर्मचारी टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड किम्बरली को ढूंढने लगता है। प्रिसिला उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अपना काम करना चाहिए लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं सुनता और किम्बरली की तलाश करता रहता है। उधर किम्बरली स्टेज की तरफ जाती है जहां जोश अपना गिटार ठीक कर रहा होता है। किम्बरली पहले जोश की गर्लफ्रेंड रह चुकी है लेकिन अब वह पार्क में काम करती है। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं लेकिन ये साफ होता है कि उनके दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग बची है। तभी टॉमी वहां आ जाता है और उनकी बातचीत को बीच में रोक देता है क्योंकि उसे वह जलन होती है और उसे कहता है कि वह जोश से दूर रहे। इसके बाद टॉमी किम्बरली को खाने पर ले जाता है। ये सब देखकर जोश के दिल में किम्बरली को वापस पाने की इच्छा और भी बढ़ने लगती है। बाद में किम्बरली फिर से अपने काम पर लौटती है। तभी वॉकी टॉकी पर उसे जानकारी मिलती है कि एक लड़का हाथ में बोतल लेकर स्लाइड से फिसल रहा है जिसे सुन वह उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी समय एक और लड़का भी स्लाइड से नीचे आ जाता है और पहले लड़के की बोतल से सिर टकराकर घायल हो जाता है। उधर पार्क के पास समुद्र तट पर प्रिसिला थोड़ी देर आराम करने बैठती है और अपने आसपास मौजूद स्टूडेंट्स के सामने अपनी खूबसूरती दिखाने का मौका ढूंढती है। तभी एलिस, चैद और स्लिम दूर से ये सब देख रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद फील वहां आता है और सोचता है कि वह भी प्रिसिला से बात करने की कोशिश करेगा लेकिन जैसे ही वह ऐसा सोचता है वह तीनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जिसे देख फिर गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद स्लिम मौका देखकर प्रिसिला से बात करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके उसे माइकल मतलब जोश के पिता का फ़ोन आ जाता है जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। स्लिम के लिए चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं थी और उन लड़कों के लिए तो और भी बुरी थी जो पूल में घायल हो गए थे। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन फिर भी पार्क के मालिक पॉल ने पार्क को बंद नहीं किया। उसने सिर्फ कोनराड से कहा कि वह पूल को साफ कर दे। फिर कई घंटे बाद जोश और उसका बैंड इकट्ठा होते हैं। वो लोग टॉमी को किम्बर्ली के पास जाते हुए देखते हैं। तभी चैद और स्लिम टॉमी से कहते हैं कि वह शो के लिए साउंड मिक्सिंग में उनकी मदद करें, लेकिन टॉमी का मन नहीं था। फिर भी वह मान जाता है और तीनों साथ चले जाते हैं। इससे जोश और किम्बर्ली अकेले रह जाते हैं। जोश बिना ज़्यादा सोचे किम्बर्ली को किस कर देता है। अब दोनों अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं जो एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। बात करते करते उनकी फिर से सुलह हो जाती है। उधर जोश के पिता माइकल प्रिसिला के साथ पार्क के एक शानदार रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी दूसरी तरफ जोश और किम्बर्ली टॉयलेट रूम में चले जाते हैं ताकि अपना रोमांटिक सीन बना सके, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पास ही फील छिपा हुआ है। फील ने ये सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि अपने मोबाइल से पूरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर रात होते ही जोश और किम्बर्ली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तय करते हैं कि जो कुछ हुआ वह किसी को भी नहीं बताएंगे। अब थोड़ी देर बाद बैंड का शो शुरू होता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन तभी फील पार्टी में मौजूद सब लोगों को वह वीडियो दिखा देता है। ये वीडियो आखिर में टॉमी तक भी पहुंच जाता है, जिसे देख वह गुस्से से भर जाता है और स्टेज की तरफ भागता है। फिर वह जोश के चेहरे पर एक घूंसा मार देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे शो रुक जाता है। फाइटिंग को देख चैद अपने दोस्त जोश की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी उसे भी मार देता है। स्लिम ये सब देखता है लेकिन डर के मारे कुछ नहीं करता और पीछे हट जाता है। टॉमी फिर से जोश पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रिसिला वहां आ जाती है। वो टॉमी को रुकने को कहती है और उसे पार्क से बाहर भेज देती है। टॉमी उसकी बात मान तो जाता है, लेकिन जाने से पहले सबको धमकी देता है, यहाँ तक किम्बर्ली को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इस पूरे हादसे के बाद प्रिसिला जोश से माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी उसका ध्यान पॉल की तरफ जाता है जो एलिस के साथ खड़ा होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि पॉल और एलिस का आपस में कोई रिश्ता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस बीच चैद जोश की मदद करता है और उसे उसके कमरे में वापस ले जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात जोश के पिता से हो जाती है, जिसे देख चैद उन्हें अकेले छोड़ देता है। हालांकि जोश और उसके पिता के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, फिर भी माइकल एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वह पूरा वाटर पार्क जोश को देने के लिए खरीद रहा है, लेकिन जोश गुस्से में कहता है कि उनकी दौलत होने के बावजूद वह कभी उसका प्यार या भरोसा नहीं जीत पाएंगे। अब थोड़ी देर बाद जब चैद अपने कमरे में होता है तो उसी समय किम्बर्ली वहां आती है और पूछती है कि जोश कहाँ है, लेकिन तभी थोड़ी देर में जोश भी वहां पहुंचता है और किम्बर्ली के साथ टहलने निकल जाता है ताकि वह बात कर सके। लेकिन उसी समय वह आदमी जिसने पहले एक कपल की हत्या की थी वह फिर से वापस आता है। वह एक स्लाइड पर चढ़ जाता है और सुरंग के बीच में 2 तेज ब्लेड फिट कर देता है। जब अगली सुबह माइकल उस वाटर पार्क को देख रहे होते हैं जिसे वह खरीदना चाहता है, तभी वह आदमी चुपचाप पीछे से आता है और उन पर बंदूक तान देता है। माइकल डर जाता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता बल्कि माइकल के पैर में गोली मार देता है और उसे जबरदस्ती एक स्टोरेज रूम में जाने को कहता है। माइकल बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह स्टोरेज का दरवाजा खोलता है वहां उसे पहले ही इसके द्वारा मारे गए उस कपल की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख माइकल को सदमा लगता है और वह अपनी जान की भीख मांगता है। मगर वह आदमी बिल्कुल दया नहीं करता और उसे भी गोली मारकर मार डालता है। उधर टॉमी लगातार किम्बर्ली को माफ़ी मांगते हुए मैसेज करता रहता है और चाहता है कि वे फिर से साथ आ जाए, लेकिन तभी वह हैरान रह जाता है जब कॉनराड उसकी कार में आकर बैठ जाता है। कॉनराड टॉमी से कहता है कि उसे किम्बर्ली को भूल जाना चाहिए क्योंकि सच यह है कि तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया। टॉमी को ये बात बुरी लगती है और वह कहता है कि कॉनराड को अपने काम से मतलब रखना चाहिए और अपनी कार से चले जाने के लिए कहता है, जिसे सुन कॉनराड कार से उतर जाता है, लेकिन जाते जाते टॉमी का मजाक उड़ाता है। इसी समय समुद्र के किनारे एक छोटा लड़का अपनी मां के साथ होता है। उसका पैर जख्मी होता है। वह अपनी मां से कहता है कि वह उसे घर ले चले, लेकिन उसकी मां कहती है कि उन्होंने पहले ही पूरे दिन के पैसे दे दिए हैं। फिर वो उसके पैर पर लगाने के लिए एक प्लास्टिक की पन्नी फेंक देती है, जिससे लड़का मजबूरी में अपनी मां की बात मानता है और वहीं खेलता रहता है। खेलते खेलते उसे रेत में दबा एक पुराना टेप प्लेयर मिल जाता है जो अभी भी काम कर रहा होता है। उसमें हेडफोन भी लगे होते हैं और वह टेप चलाकर गाने सुनने लगता है, लेकिन उसकी मां को अब भी उसकी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ आज सारा दिन पार्क नॉर्मल रहता है। तभी कॉनराड एक वाटर राइड में पानी छोड़ देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अंदर किसी ने एक तेज ब्लेड वाला जाल लगा दिया है, जिससे हालात और ख़राब हो सकते हैं। उसी दिन स्टूडेंटों की एक मज़ेदार प्रतियोगिता होती है। इस खेल में 3-3 लोगों की टीम बनाई जाती है, जिन्हें सुरंग जैसी स्लाइड में से होकर नीचे पुल तक जाना होता है। जो टीम सबसे पहले पुल में पहुंचेगी वह विजेता होगी। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी टीम बनाकर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय टॉमी वहां आता है और कहता है कि वह भी इस बार एक ग्राहक की तरह हिस्सा लेना चाहता है। वह स्लाइड की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फील और उसके दोस्त उसे रोक देते हैं, जिसे देख टॉमी समझ जाता है कि वह अकेले उन सबको नहीं हरा सकता, इसलिए वह हार मान लेता है। फिर आखिरकार टीमें बना दी जाती हैं। एक टीम में जोश, किम्बर्ली और चैद होते हैं और दूसरी टीम में एलिस और उसके 2 दोस्त होते हैं। लेकिन तभी टॉमी देखता है कि स्लाइड में से एक से पानी लीक हो रहा है।
उसे डर लगता है कि इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वह सबको चेतावनी देने के लिए स्लाइड की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि कोई नीचे ना जाए, लेकिन फील सामने आकर उसे रोक देता है। अब प्रतियोगिता शुरू होने का समय आ गया है, इसीलिए पॉल प्रिसिला के साथ मिलकर सबको नियम समझाता है। वह कहता है कि तीनों को स्लाइड के दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना होगा। जो टीम सबसे पहले पुल तक पहुंचेगी उसे इनाम के तौर पर मोटी रकम मिलेंगे। नीचे कॉनराड सभी का इंतजार करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर वो लाइफ गार्ड की तरह मदद कर सके। जब सब कुछ समझा दिया जाता है तो तीनों टीमें अपनी अपनी स्लाइड पर तैयार हो जाती हैं। पॉल अपनी बंदूक से हवा में गोली चलाता है जो इशारा होता है कि प्रतियोगिता शुरू हो गई है। उसी वक्त टॉमी जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ता है और सबको चेतावनी देता है कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। वह सबूत भी दिखाता है कि स्लाइड टूटी हुई है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। टॉमी जोर देकर कहता है कि आज से ठीक 35 साल पहले भी इस पार्क में एक खतरनाक दुर्घटना हुई थी और उसे डर है कि वही सब फिर दोहराया जा सकता है। लेकिन पॉल और प्रिसिल्ला उसकी बात नहीं मानते और प्रतियोगिता शुरू कराने का फैसला करते हैं। तीनों टीमें स्लाइड से नीचे जाती हैं। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है और पॉल बाकियों को भी स्लाइड में भेज देता है। टॉमी अब भी उन्हें रोकने की कोशिश करता रहता है, जिसे देख फिल गुस्से में आ जाता है और टॉमी को धक्का दे देता है। टॉमी गलती से एक स्लाइड में गिर जाता है, लेकिन बाकी टीमें नीचे जाना जारी रखती हैं। एलिस और उसके दोस्तों की किस्मत खराब होती है। उन्होंने जो स्लाइड चुनी थी उसमें 2 तेज ब्लेड लगे होते हैं, इसीलिए वह ब्लेड की चपेट में आ जाती है और उसका शरीर कटकर बुरी तरह कट हो जाता है। फिर कुछ मिनट बाद जोश, किम्बर्ली और चैद की टीम सबसे पहले पोल में पहुंचती है और उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन तभी एलिस की स्लाइड से सिर्फ खून और उसके शरीर के टुकड़े बाहर आते हैं। ये देखकर हर कोई डर जाता है कि आखिर यह क्या हुआ। कॉनराड जो सब पर नजर रख रहा था ये देखकर सदमे से बेहोश हो जाता है और अपने ही पैर पर गिर जाता है। जोश अपने दोस्त की मदद करने के लिए स्लाइड पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एलिस के खून और अंगों पर फिसल जाता है। ये भयानक सीन उस लड़के और उसकी मां ने भी देखा जिसे पहले टेप प्लेयर मिला था। वह महिला जल्दी से अधिकारियों को फोन करके घटना की सूचना देती है, लेकिन उसका बेटा संगीत सुनने में इतना खोया होता है कि वह वहां से चला जाता है। इधर उसकी मां खून से भरे पूल में फिसल जाती है। पार्क में अफरा-तफरी मच जाती है क्योंकि एलिस के बाकी 2 दोस्त भी कहीं गायब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी सुरंग के अंदर टॉमी मौजूद होता है। उसे भी उसी स्लाइड से नीचे धकेल दिया गया है जिसमें एलिस गई थी। अब टॉमी के सामने उसके दोस्तों की लाशें हैं और वह जान जाता है कि उसे भी खतरा है। वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है और सुरंग की दीवारों को पकड़कर रुकने की कोशिश करता है। वह धीरे धीरे पानी के साथ बहता जाता है और एक समय आता है जब वह उन लोगों के पास आ जाता है जो ब्लेड में अटके हुए हैं। अब वह धीरे धीरे उन खतरनाक ब्लेड के और पास पहुंच रहा होता है। उसी समय कॉनराड खुद को संभालता है और जल्दी से पॉल और प्रिसिला को स्लाइड से नीचे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरकॉम ठीक से काम नहीं कर रहा होता। इसीलिए पॉल और प्रिसिला को लगता है कि सब कुछ ठीक है और वे भी अपनी अपनी टीमों के साथ रेस में भाग लेने का फैसला कर लेते हैं। पॉल 2 और छात्रों के साथ स्लाइड से नीचे जाता है, जबकि प्रिसिला फील और उसके दोस्तों के साथ दूसरी स्लाइड से नीचे जाती है। इस तरह एक और टीम सुरंग में घुस जाती है। टॉमी के लिए यह और भी खतरनाक होता है क्योंकि अब पॉल की टीम उसी स्लाइड से आती है जिसमें टॉमी है। जब पॉल की टीम की 2 लड़कियां स्लाइड में आती हैं तो वह टॉमी को धक्का दे देती हैं और वह सीधा ब्लड की तरफ चला जाता है। इस तरह वह भी कट जाता है। पॉल जो स्लाइड से नीचे जाने में पहले ही डर रहा था, आखिरी मिनट में खुद को रोकने की कोशिश करता है। कुछ मिनट बाद जोश, जो बाहर से स्लाइड पर चढ़ गया था, पॉल को ढूंढ लेता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल ऊपर नहीं चढ़ पाता और फिसल कर नीचे गिर जाता है। इतनी बड़ी अफरा-तफरी के बाद कॉनराड किम्बर्ली और चैद से कहता है कि वह पानी की सप्लाई बंद कर दे ताकि और लोग स्लाइड से नीचे ना जा सके। किम्बर्ली उसकी बात मानती है और पार्क के स्टोरेज रूम में जाती है, लेकिन वहां वह और खून देखती है और उसे माइकल की लाश भी मिलती है। जोश भले ही पॉल को नहीं बचा पाया, लेकिन वह स्लाइड की सीढ़ियों पर चढ़ता है और सबको चिल्लाकर नीचे ना जाने को कहता है। वह सभी को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि नीचे क्या हो रहा है, लेकिन जब वह फील के दोस्तों से मिलता है तो उनमें से एक जिद में आकर उसकी बात नहीं मानता और स्लाइड से नीचे चला जाता है। फिर भी जोश हार नहीं मानता और जितने हो सके उतने लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फील के बाकी दोस्त उसकी बातें अभी भी नहीं सुनते और उसे जबरदस्ती एक स्लाइड में धक्का दे देते हैं, लेकिन वो वही स्लाइड नहीं होती जिसमें ब्लड लगे थे। बाद में कॉनराड भी सीढ़ियों पर चढ़ता है, हालांकि उसका पैर घायल होता है। फिर भी वह सभी को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोश की तरह उसे भी फील के दोस्तों ने धक्का दे दिया। फिर जोश सही सलामत पूल में गिरता है, लेकिन अब वूल पूरी तरह से खून से लाल हो गया था। वहीं स्लाइड जिसमें अपराधी ने एक्स आकार के तेज ब्लेड लगाए थे, वह मरे हुए लोगों के शरीर के हिस्सों से भर चुकी है। एक बार फिर वट वैली वाटर पार्क में वही पुरानी भयानक घटना दोहराई गई और ये दुखद खबर पूरे इलाके में महीनों तक चर्चा का विषय बन गई। इस घटना के कुछ महीनों बाद जोश अपनी गर्लफ्रेंड किम्बर्ली के साथ एक वकील के ऑफिस में बैठा होता है। वकील जोश को उसके मर चुके पिता की वसीयत के बारे में जानकारी देता है। वसीयत में जोश को उसकी पूरी संपत्ति के साथ साथ वेट वैली वाटर पार्क भी मिला है। वकील बताता है कि उसके पिता चाहते थे कि इस जगह पर एक शॉपिंग सेंटर बनाया जाए, लेकिन अब उनके ना होने के
कारण इस काम को पूरा करने के लिए जोश की अनुमति जरूरी है। जोश इस निर्माण कार्य के लिए हामी भरता है और सारे कागजों पर साइन करता है जिससे उसे इस सौदे से मिलने वाला पैसा मिल जाएगा। उसी समय प्रिसिला भी कमरे में होती है। वह पार्क के पुराने मालिक की पत्नी थी, इसलिए उसे भी इस प्रॉपर्टी की बिक्री का हिस्सा मिलता है। फिर जोश उसे गले लगाता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह माफ़ी चाहता है, खासकर इसलिए कि वह उसके पति की जान नहीं बचा पाया। प्रिसिला उसे दिलासा देती है और कहती है कि वेट वैली में जो भी हुआ उसके लिए जोश जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जैसे ही जोश उससे बात करता है, प्रिसिला के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। फिर उसे अपने बचपन की एक पुरानी याद आती है। वह खुद को एक बच्ची के रूप में याद करती है जब वह वेट वैली पार्क में स्लाइड पर जा रही थी और फिर पूल में अपने पिता की लाश देखती है। उसने उस वक्त मदद के लिए पार्क के स्टाफ को पुकारा था, लेकिन वे लोग एक दूसरे के साथ रोमांस करने में व्यस्त थे और किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस दिन मदद ना मिलने की वजह से उसके पिता की मौत हो गई थी। तभी से प्रिसिला ने मन में बदला लेने की ठान ली थी और इस पार्क को हमेशा के लिए बंद कराने का इरादा कर लिया था। उसे यह मौका माइकल के जरिए मिला। उसने माइकल को अपने जाल में फंसा लिया ताकि वह पार्क खरीद सके और उसकी ये योजना सफल रही। पार्क खरीदने के बाद प्रिसिला ने वहां और भी खतरनाक हमलों की योजना बनाई ताकि पार्क को दोबारा खोलने का कोई मौका ना बचे। फिर आखिरकार पार्क को बेच दिया गया और उसकी जगह एक शॉपिंग मॉल बना दिया गया।